गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस यानी आरएनएआई पेज 209 पर। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब है कि अगर ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का सेल है और इसके अंदर ये एक टेस्ट है, टेस्ट यानी कि जैसे सपोज करो कोई वर्म है, तो हमें क्या करना है कि इस वर्म का जो आरएनए है यानी कि मैसेंजर आरएनए, उसको हमें ट्रांसलेट होने से रोकना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बाहर से एक ऐसा आरएनए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि इस टेस्ट के मैसेंजर आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री हो, क्योंकि अगर ये आरएनए इस मैसेंजर आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये इसके साथ क्या बना लेगा, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेगा। पर इस तरह से फिर इसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो रुक जाएगी, क्योंकि ट्रांसलेशन हमेशा किसकी होती है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की होती है। इस मेथड को आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं, या इसको एक नाम और देते हैं, इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल डीएनए या जीन मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो इसका एक फ्लो चार्ट बनेगा जो मैं कि ब्लैक बोर्ड पे बनाऊंगा, उसको सब लोग देख लें। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के द्वारा आरएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, या फिर वो आरएनए को ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है। किसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, उसे ट्रांसफर करते हैं उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जिसको हमें पेस्ट से बचाना है। जैसे कि इस केस में जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है इसका टबैको का। टबैको प्लांट की रूट्स में एक निमेटोड इन्फेक्शन करता है जिसका नाम है मिलोइडिगाइन इनकॉग्निटिया। क्या नाम है पेस्ट का? मिलोइडिगाइन इनकॉग्निटिया। ठीक है, मिलोइडिगाइन इनकॉग्निटिया। ये किसमें इन्फेक्शन करता है? ये टबैको की रूट्स में इन्फेक्शन करता है। तो हमें क्या करना है, हमें टबैको के प्लांट में ऐसा आरएनए इंट्रोड्यूस करना है किसी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट के द्वारा। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा जेनेटिक एलिमेंट जो अपने आरएनए को यानी जेनेटिक मटेरियल को एक से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके, जैसे वेक्टर्स करते हैं। ठीक है, और या फिर कोई वायरस भी हो सकता है जो कि अपना जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो और वो आरएनए को इंट्रोड्यूस कर सके। तो वो जो जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आरएनए को ट्रांसफर करेंगे टबैको में, और वो आरएनए इस मिलोइडिगाइन इनकॉग्निटिया नाम के निमेटोड के एमआरएनए का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और वो जाके उसके साथ बाइंड करके उसे वो क्या कर देगा, साइलेंस कर देगा। तो इसे हम एमआरएनए साइलेंसिंग भी कह सकते हैं। अब देखो ये होता कैसे है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को इंट्रोड्यूस किया गया किसी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स के थ्रू, और वो एसआई आरएनए में परिवर्तित हुआ। इसके बाद ये जो एसआई आरएनए था, इस एसआई आरएनए को एक एंजाइम जिसका नाम है डाइसर, ये ब्रेक करता है छोटे छोटे आरएनए के फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, अब देखो दूसरा एक और आरएनए का टाइप होता है जिसे कहते हैं माइक्रो आरएनए, एमआईआरएनए। ये एमआईआरएनए ट्रांसक्राइब्ड आरएनए से बनता है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट जो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं इसको सब लोग नोट कर लेना। ट्रांसक्राइब्ड आरएनए से एमआईआरएनए बनता है, इसको भी डाइसर छोटे फ्रेगमेंट्स में काटता है। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो किसी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जैसे वायरस के थ्रू आए हैं, है ना, उसको ब्रेक, वो किसमें ब्रेक हो जाता है, एसआई आरएनए। अब इसके बाद ये जो डाइसर है, डाइसर के पास फंक्शन है एंडोन्यूक्लियस फंक्शन, जिसकी वजह से वो क्या करता है, इसको फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करता है। इसको एसआई आरएनए को या एमआईआरएनए। ये जो एसआई आरएनए या एमआईआरएनए है, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है RISC।
RISC का मतलब क्या होता है? RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये तो RISC होता है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री mRNA के साथ बाइंड करके उसको साइलेंस कर देना, उसको ट्रांसलेट होने से रोक देना। RISC बनता कैसे है? RISC बनता है एक प्रोटीन से जिसका नाम है आर्गोनॉट प्रोटीन। आर्गोनॉट प्रोटीन के किसके साथ मिलने से? इस डाइसर ने इन दोनों के जो फ्रेगमेंट करे, उन फ्रेगमेंट में एक फ्रेगमेंट होता है जिसका नाम है गाइड। गाइड के साथ मिलने से आर्गोनॉट क्या बन जाता है? RISC बन जाता है, और इसकी वजह से फिर क्या होता है? mRNA की क्लीवेज हो जाती है। यह RISC किसके साथ बाइंड करेगा? mRNA की, और जिसकी वजह से mRNA की क्या हो जाएगी? फिर क्लीवेज ऑफ mRNA। तो इस तरह से mRNA क्या करना बंद कर देगा? काम करना बंद कर देगा। इस सब से हमें हासिल क्या होगा? इससे हासिल ये होगा कि अगर मिलोडिनाइन इनकॉग्निटिया नाम के नीमेटोड का mRNA की साइलेंसिंग हो जाएगी तो उसके अंदर प्रोटीन बनना भी बंद हो जाएगा, और अगर प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा तो उसकी लाइफ साइकिल हो जाएगी खत्म। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या जरूरी है? mRNA का बनना और साथ में उसका ट्रांसलेट होना। देखो अब बुक में क्या क्या दिया है वो देखते हैं। बुक में यही सारी चीजों को साधारण शब्दों में समझाया है। इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है? डाइसर नाम के इस प्रोटीन का, जो कि एंडोन्यूक्लियस फंक्शन है। इसके अलावा आर्गोनॉट नाम के प्रोटीन का, जो कि एंजाइमेटिक है, और इसमें ही RNA का फ्रेगमेंट आकर जुड़ता है। ठीक है, तब जाकर RISC बनता है। ये जो दो टाइप के छोटे छोटे RNA के मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको हम siRNA या miRNA कहते हैं, इन्हीं के द्वारा बनते हैं ये RISC, इनके द्वारा ही बनता है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम्हारी बुक में दिया है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स के लिए एक नाम, जिसका नाम है ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो कि जेनेटिक एलिमेंट्स यानी कि DNA या RNA को एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स नीमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट्स। तो ये जो जीन्स हैं, ये जो जैसे dsRNA या ट्रांसक्राइब्ड RNA, इसको हम किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? इसको हम होस्ट प्लांट के अंदर यूज कर रहे हैं, टबैको प्लांट के, जिसको हमें इस पेस्ट से बचाना है। किसके थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं? एक वेक्टर के थ्रू जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर में हमने क्या किया? RNAs को लेके आए, उन RNAs को एग्रोबैक्टीरियम ने किसको इन्फेक्ट किया? टबैको प्लांट को। टबैको प्लांट के अंदर जाकर उन RNA ने क्या किया? इस तरह से अपना आगे का रास्ता तय किया। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ DNA वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA इन द होस्ट सेल्स। These two RNAs are being complementary to each other, forming a double-stranded RNA that initiated RNA interference and thus silenced the specific mRNA of the nematode. Consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA. And the transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. अब देखो siRNA का मतलब क्या है? स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, और mi का मतलब क्या है? माइक्रो RNA। तो ये क्या है? RNA के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस चीज में अपना रोल प्ले करते हैं। अब बात आती है कि सेंस और एंटी सेंस क्या होता है। जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड RNA यहाँ लिखा है, तो एक RNA का स्ट्रैंड ये रहा और एक RNA का स्ट्रैंड ये रहा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन उनमें से एक को हम कहते हैं प्लस स्ट्रैंड, एक को कहते हैं माइनस स्ट्रैंड। जो प्लस स्ट्रैंड होता है उसको कहते हैं सेंस, और जो माइनस होता है उसको कहते हैं एंटी सेंस। सेंस और एंटी सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस का मतलब वो होता है कि जिसकी जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो ऐसी हो है जैसे कि मैसेंजर RNA की, उसे कहेंगे सेंस। ठीक है, और एंटी सेंस वो होता है एंटी सेंस जिसकी जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो mRNA से क्या है? ऑपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री टू
mRNA, उसको कहेंगे एंटीसेंस। ये है दोनों में अंतर, सेंस में और एंटीसेंस में। देखो अब फिगर 12.2 में देखो, 12.2 फिगर में इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से आरएनए इंटरफेरेंस काम करता है। पहली वाली जो फिगर है ए वाली, इसमें इन्होंने एक टिपिकल कंट्रोल प्लांट लिया, कंट्रोल प्लांट यानी कि जिसमें हमने आरएनए इंटरफेरेंस नहीं किया, तो उसके अंदर इन्फेक्शन किस तरह से फैला है रूट्स में वो दिखाया गया है। दूसरे केस में इन्होंने क्या किया है कि रूट्स में इन्फेक्शन कर दिया है किससे, आरएनए इंटरफेरेंस से, और जिसकी वजह से रूट्स क्या हो गई है, इन्फेक्शन फ्री हो गई है। अब आती है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। मेडिसिन में किस तरह से इसका एप्लीकेशन हो। अभी तक हमने किसमें देखा है, अभी तक देखा है एग्रीकल्चर में, आज हम देखेंगे किसमें, मेडिसिन में। मेडिसिन अब ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट कई सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि इसमें कैसे बनाए जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। देखो सेकंड लाइन में देखो, मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स। थेराप्यूटिक ड्रग्स का मतलब ऐसे ड्रग्स जो किसी थेरेपी में यूज होते हैं। फर्दर द रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये उनका क्या होता है एडवांटेज कि वो किसी भी तरह का साइड इफेक्ट यानी कि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं दिखाते, उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगी। इसके बाद एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इंडिया में पूरे वर्ल्ड में कई सारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं जो कि इंसानों के काम आते हैं। उनके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इरिथ्रोपोएसिस यानी आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जिन लोगों के अंदर खून की कमी होती है उनको ये इरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन दिया जाता है। इसके बाद है ग्रेन्युलोसाइट CSF, ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। CSF का मतलब होता है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ये ऐसा फैक्टर है जो ग्रेन्युलोसाइट को स्टिमुलेट करता है। ग्रेन्युलोसाइट एक टाइप के WBC होते हैं। इसके बाद आते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर टिश्यू डैमेज को सही करने का काम करता है। इसके बाद आता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये एक टाइप का साइटोकाइन होता है। फिर आता है बोवाइन सोमैटोट्रोपिन। बोवाइन सोमैटोट्रोपिन, बोवाइन सोमैटोट्रोपिन, बोवाइन का मतलब काउ और सोमैटोट्रोपिन का मतलब क्या है कि ये ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ हार्मोन है। तो काउ के अंदर पाए जाने वाला जो ग्रोथ हार्मोन है उसको भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से लार्ज स्केल पर बना लिया गया है। इसके बाद आता है FSH। FSH के बारे में सभी जानते हैं, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसको इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर बना लिया गया है। इसके बाद आता है इंसुलिन। इंसुलिन को लार्ज स्केल पर बनाने के कारण ही आज ये सस्ता है और सभी लोगों को उपलब्ध है। कैसे बनाया जाता है उसको अभी हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में देखेंगे। फिर आता है HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ह्यूमंस में क्यों एसेंशियल होता है ये तुम लोगों को पता है। उसको लार्ज स्केल पर अब बायोटेक्नोलॉजी से बना लिया जाता है। इसके बाद है फैक्टर VIII। फैक्टर VIII एक टाइप का क्लॉटिंग फैक्टर है जो अगर ना हो तो इंसान में क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती। तो ये अब तुम कहोगे इन सबको रिकॉम्बिनेंट तरीके से कैसे बनाते हैं। इसका आंसर ये है, इन सबको कोड करने वाली जो जीन्स हैं उनको हमने क्या कर लिया, इनको फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करने के बाद उन जीन्स को किस में इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी
वेक्टर में उस जीन को जोड़ देंगे, है ना। अब ये वेक्टर किसको इन्फेक्ट करेगा, फिर किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो ये वेक्टर आ गए इसमें यहाँ पर, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया का हम करा देंगे लार्ज स्केल पर मल्टीप्लिकेशन, किसमें, बायोरिएक्टर में। और बायोरिएक्टर में जब ये अपने प्रोटीन्स बना रहा होगा बैक्टीरिया, तब ये इस फॉरेन डीएनए को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वेक्टर के थ्रू, उसका भी एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी कि उसके भी प्रोटीन्स बन जाएंगे। इस तरह से हमारे पास लार्ज स्केल पर क्या बन जाएगा, हमारे काम का प्रोटीन बन जाएगा। तो इंडस्ट्री में ये सारे प्रोटीन इस तरह से लार्ज स्केल पर बनाए जाते हैं। अब आते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ये जो सारे एग्जांपल्स मैंने बताए, ये प्रोटीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनते हैं, इसलिए इनको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स कहते हैं। दे आर नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ये क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये क्या होता है। अब ये देखो, इंसुलिन जो है, जब ये खोज हुई कि इंसुलिन हार्मोन की वजह से ग्लूकोज का ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल में रहता है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो जब ये खोज हुई तो उसके बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि जिन लोगों के अंदर डायबिटीज है, जिन लोगों के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से अनकंट्रोल हो जाता है, उनको इंसुलिन देने पे ये चीज ठीक हो जाती है। तो इंसुलिन को प्राप्त कहाँ से किया जाए, क्योंकि दूसरे जानवरों की बॉडी से जो आइसोलेट किया जाता था, वो इंसानों की बॉडी में एप्लीकेबल नहीं होता था। जैसे अगर हम हॉर्स का बॉडी से इंसुलिन लें या फिर पिग की बॉडी से इंसुलिन लें और ह्यूमन बीइंग में इंजेक्ट करें, तो उसके वो इफेक्ट नहीं देखने को मिलते थे जो कि होने चाहिए। वो ब्लड ग्लूकोज को डाउन लेके नहीं आता। उसका रीजन ये है कि वो एक अलग स्पीशीज है और उसके जो प्रोटीन्स हैं यानी इंसुलिन, उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाती है, उसको फॉरेन यानी नॉन सेल्फ मानती है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए प्राचीन समय में डोनर्स को यूज किया जाता था, है ना, लेकिन डोनर की अवेलेबिलिटी लिमिटेड थी, तो बहुत महंगा मिलता था इंसुलिन। तो इसके लिए अब क्या किया जाए, इसके लिए उपाय ये था कि अब रिकॉम्बिनेंट तरीके से इंसुलिन को बनाया जाए। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्रोटीन नेचर का है और इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, चेन ए और चेन बी, ठीक है। अब देखो अपने फिगर 12.3 में यहाँ पर क्या दिखा है कि ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, ये दोनों एक दूसरे से किससे कनेक्ट होती हैं, एक दूसरी चेन से कनेक्ट होती है जिसका नाम है सी पेप्टाइड। ये है सी पेप्टाइड, ठीक है। तो ए पॉलीपेप्टाइड चेन और बी पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से किससे कनेक्ट है, सी पेप्टाइड से कनेक्ट। इस फॉर्म में जब इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो इसको कहते हैं प्रो इंसुलिन। और जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब ये सी पेप्टाइड यहाँ से हट जाता है, तब सिर्फ यहाँ पर क्या रह जाती है, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, और ये एक दूसरे से किससे कनेक्ट होती है, डाइसल्फाइड लिंकेजेस से। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि जब सी पेप्टाइड का कोई महत्व नहीं है, फाइनल जो एक्टिवेटेड इंसुलिन है उसमें वो होता ही नहीं है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ए पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाले जीन और बी पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाले जीन, सपोज G1 एंड G2, इनको इंट्रोड्यूस कर दें किसी वेक्टर के, किसी बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कि ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया किसी वेक्टर के थ्रू, और उसको लार्ज स्केल पर मल्टीप्लाई करा लिया। उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन मिल जाएगा, यानी कि हमें अब उसके लिए किसी डोनर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पहले देखो क्या लिखा है, इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स, और जबकि वो उतना एफिशिएंट भी नहीं होता था। तो अब क्या किया इन्होंने,
अब इन्होंने कहा कि इन जीन्स को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, बैक्टीरिया में, और उसके बाद उनको क्या कर लिया, असेंबल कर लिया उन पॉलीपेप्टाइड्स को, जिसकी वजह से बन गया हमारे पास इंसुलिन। अब ये कौन सी कंपनी थी जिसने ऐसा सबसे पहले किया, उस कंपनी का नाम था एली लिली। ठीक है, एली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंसेस करेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी। ए एंड बी मतलब पॉलीपेप्टाइड ए एंड पॉलीपेप्टाइड बी। Chains of human insulin are introduced into plasmids of E. coli to produce insulin chains. Chains A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bonds to form human insulin. जैसा कि तुम देख रहे हो 12.3 में, यहाँ पर दोनों चेन्स ग्रीन और ब्लू के बीच में क्या बने हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस बने, जिससे कि वो फाइनल एक्टिव फॉर्म बनता है। ये जो प्रो हार्मोन या प्रो फॉर्म है, प्रो का मतलब है कि वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड अभी नहीं है। ठीक है, इसके बाद जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो ये बनी, इसको हम एक नाम और देते हैं, इसको कहते हैं ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ये काम आती है इंसुलिन, इसलिए इसे ह्यूमुलिन कहते हैं। इसके बाद आती है बात जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये टॉपिक हम करेंगे कल।